नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के जवाब में काफी कुछ बोला। बड़ी लंबी स्पीच थी, 2 घंटे 20 मिनट तक वो बोले। लेकिन मणिपुर जिसको लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, उनकी साइलेंस को लेकर के, क्योंकि 3 महीने से उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था मणिपुर पे, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वो मणिपुर पे कुछ ऐसी ठोस बात करेंगे। लेकिन मणिपुर का नंबर आया ठीक 91 मिनट के बाद, यानी 1 घंटे 31 मिनट के बाद मणिपुर उन्हें उनके जहन में आया। तब उन्होंने कहा और ये आश्वासन दिया जो हर नेता देता है कि वहां पे भी पीस आएगी, शांति का सूरज निकलेगा। और उन्होंने बड़े बड़ी ताज्जुब की बात है, दुख व्यक्त करते हुए, दुख तो एक बार और भी व्यक्त कर चुके थे कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन कल जो उन्होंने बोला, ऐसी उम्मीद इससे कहीं ज्यादा थी मणिपुर के लोगों को। लेकिन अब प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो जवाब ही नहीं है। तो इसलिए जो भी उन्होंने कहा, ऐसा लगता था कि, और बोलना भी मणिपुर के बारे में उन्हें तब हुआ जब विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। तो अब ठीक है, ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का नंबर्स के हिसाब से तो उन्हें वो बैठना ही था, मोशन को बाहर जाना ही था। लेकिन जहां तक मणिपुर का सवाल है, क्या मणिपुर के इश्यू पे जो प्रधानमंत्री ने कहा वो पर्याप्त है? इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं। हमने आज सिर्फ मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पत्रकारों को और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को इनवाइट किया है अपने पैनल पे, और हम जानना चाहेंगे उनसे कि वहां के लोगों की, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पे और प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं वहां के शिलोंग टाइम्स की एडिटर हैं पैट्रिशिया मुकीम, जो बहुत ही अच्छी जानी मानी जर्नलिस्ट है वहां की, और काफी खुल के इंडिपेंडेंटली जो है अपने इस अखबार को चलाती हैं और खुल के बात कहती हैं। हमारे साथ है समीर पूरे काश्ता, जो कि काफी कवर करके आए हैं वहां से मणिपुर की जो ऑन द स्पॉट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो खुद अपनी आंखों से देख करके आए हैं। हमारे साथ रवि, कई बार आप देखते हैं उनको हमारे साथ जुड़ते हैं। वो शिलोंग में है, लेकिन और बहुत ही उनकी क्लोज नजर है मणिपुर के डेवलपमेंट्स पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक दूसरे से काफी क्लोजली लिंक्ड है जितनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो उनको जहां जितनी जानकारी है वो बिल्कुल जैसे चप्पे चप्पे की वहां की जानकारी है। बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे KH रिंकू, जो कि मणिपुर इम्फाल टाइम्स के एडिटर है, और वहां के ही एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं के ओनील, वो थोड़ी देर बाद हमारे साथ आएंगे। तो बात की शुरुआत जो है हम रविशंकर जी आपसे करना चाहेंगे। रविशंकर, आप बताएं, ये क्या आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री का जिक्र जो उन्होंने मणिपुर के बारे में किया, उसके बारे में आपको क्या लगता है, लोग वहां क्या सोच रहे हैं इसको देख? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि हम लोग बड़ी उम्मीद से प्रधानमंत्री के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जवाब सुन रहे थे। उनका हम लोग जानना चाह रहे थे और बहुत ईगर थे कि मणिपुर पर उन्होंने क्या कहा। ये लगभग जैसा कि आपने बताया कि 1 घंटा करीब 31 मिनट के बाद हम लोगों को तो ये लगा कि अब शायद वो हमेशा की तरह मणिपुर मुद्दा टाल जाएंगे। लेकिन करीब 1.5 घंटे के बाद वो बोले, और बिल्कुल इस ढंग से लग रहा था जैसे बिना किसी तैयारी के वो, चूंकि विपक्ष वॉकआउट कर चुका था और इसलिए बोलना था उनको। एक लगा नहीं, इससे ज्यादा अच्छा तो स्टेटमेंट गृह मंत्री का था, अगर हम दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करें तो। प्रधानमंत्री से ये उम्मीद थी कि वो इस ढंग से, और खास करके देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि पहले की तुलना में अगर हम पिछले 10 साल की बातें करें तो नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। इसके पहले भी नॉर्थ ईस्ट में हिंसा होती रही है, लेकिन केंद्र सरकार उस ढंग से गंभीरता से, या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं आते रहे। जैसा कि कहा गया वो सही है,
लेकिन नरेंद्र मोदी जी से इसलिए उम्मीद थी कि वह बार बार ये कहते रहे हैं कि पूर्वोत्तर दिल्ली से अब दूर नहीं है, पूर्वोत्तर बिल्कुल दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के करीब है। और उन्होंने एक उम्मीद जगाई थी पूर्वोत्तर के लोगों को कि उनके शासनकाल में पूर्वोत्तर में सब कुछ भला होगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। इसलिए भी लोगों को ज्यादा उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, बोलेंगे। लेकिन इतने दिनों तक वो नहीं बोले, चुप रहे। इसलिए लोगों को निराशा हो रही थी, लोगों को तकलीफ हो रही थी कि जब आप ये बात बोलते हैं और लोग केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो त्रिपुरा में आ रहे हैं, अरुणाचल में आ रहे हैं, नागालैंड में आ रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ वो लोग नहीं जा रहे हैं, ना मणिपुर पर कुछ बोल रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री से उम्मीद थी। और प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से जो बातें रखी, अगर वो चाहते तो वो बोल सकते थे कि सबसे पहले हिंसा रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या क्या पहल करने जा रही है, ये होगा, ये उम्मीद है, ये सारी चीजें तो पहले दिन इस तरह के कमेंट की जरूरत थी। अब सुरक्षा बलों को आपने किस ढंग से निर्देश दिया है, कैसे वायलेंस को रोकेंगे, ये जो आर्म्स इतने आ रहे हैं या आर्म्स जिनके पास नहीं है वो पुलिस के आर्म्स लूट रहे हैं और उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा, तो पहली तत्काल जरूरत ये थी कि कैसे हम वायलेंस को रोकें और इसके लिए केंद्र सरकार की क्या क्या योजना है, ये प्रधानमंत्री की उस बयान में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यह आना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से बातें कही, वो बाकी चीजें ठीक है, उनके अपने राजनीतिक मकसद है और राजनीतिक मुद्दे हैं, उससे सवाल यहाँ नहीं है। सवाल हम लोग मणिपुर को लेकर कंसर्न थे कि देश का प्रधानमंत्री जो ये कहता रहा है कि पूर्वोत्तर दिल में है, दिल्ली के अब करीब हो गया है, उनसे हम लोगों को एक्शन लाइन की उम्मीद थी कि क्या क्या एक्शन केंद्र सरकार लेने जा रही है, हम कैसे चीजों को रोकेंगे और हम किस तरह से इलीगल आर्म्स को रोकेंगे। बाद में कैसे हीलिंग होगी, कैसे दोनों कम्युनिटी को साथ लाया जाएगा, ये बाद का प्रोसेस है। सबसे बड़ी अभी जो चैलेंज है वो है वायलेंस को रोकना। नए नए इलाकों में जहां कभी हिंसा नहीं हो रही थी वहां पर हिंसा हो रही है। तो और मैतेई भी कोई बहुत इन सारी चीजों से वो भी बहुत दुखी है, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो लोग इन चीजों को पीड़ा को झेल रहे हैं, कई ऐसे लोगों से बातचीत हो रही है, उनकी सामान्य जिंदगी नरक बन गई है, वो फिर से हिंसा के साए में जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो थी वो एक प्रधानमंत्री से जो एक उम्मीद की जानी चाहिए थी, वह उस तरह के बयान या उस तरह के ठोस निर्णय, जो एक घोषणा होनी चाहिए कि हम मणिपुर के लिए ये एक्शन प्लान लेकर आए हैं, हम ये करने जा रहे हैं, वैसा कुछ इस भाषण में तो नहीं दिखा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। पैट्रिशिया, क्या जो प्राइम मिनिस्टर की बात, यू फील फ्री टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स्ड और इन इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने ये जो बात रविशंकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये बार बार जोर देते रहे इस बात पे कि अब नॉर्थ ईस्ट जो है दिल्ली से दूर नहीं है, लेकिन वहां तक आवाज उनके लोगों का दुख समझने में उनको 3 महीने लगे। तो इससे आपको लगता है कि वाकई में दूर नहीं है या ये खाली एक स्टेटमेंट है जो फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता है? पैट्रिशिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट। Yeah, thank you. बोलिए, प्लीज बोलिए। This government and the Prime Minister are very well known for rhetoric. They are masters of rhetoric. They will say everything. Just because you have created roads and railways, rail links and air links, it doesn't mean that people of the Northeast are emotionally and psychologically attached to the rest of India. You know, this, as I keep repeating, this region has a boundary of 99% with foreign countries and only 1% with India. India should be taking much more, interest in making the people of this region feel they are integrated. But no, now it is 101 days or 102 days since the violence. Does the Prime Minister even understand the extent of the displacement, of the inability of people and students to go back to their schools, to go back to their universities? They cannot go back to Imphal.
and the people from the valley of Imphal cannot go back to the hills. There's a complete disruption. The extent of the disruption, of the displacement, of the arson, of the rapes and murders has not been understood by the Prime Minister. I'm very sorry to say this. And what is keeping him from coming to visit and informing himself of the ground situation? Why is he taking his own time? And why could he not have appealed to the people of Manipur to restrain themselves and to stop the violence and to, he could have done many things as the Prime Minister of India. The Home Minister came after 29 days of violence. And then what people expect is that since it is apparently state sponsored, because the Chief Minister seems to be with one community, immediately there should have been a change of chief ministers at least. Right. If you don't want to bring president's rule, at least change the chief minister so that there will be some confidence building. That was not done. And there were so many things that should have been done but have not been done. Imagine people giving birth to babies inside a relief camp and giving birth sometimes in the forest. And there is crisis of medicine, there's a crisis of food, essential commodities. This is what hurts the people of this region, that the Prime Minister speaking in Parliament, why was the no confidence motion brought in? It was the only tool left for the opposition to ensure that he came and spoke in Parliament. He was just dodging again and again. Why? I mean, even Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh, who was called the silent Prime Minister, he spoke 70 times during his tenure. Why is the Prime Minister, why did he have to be literally forced into Parliament? And then he spoke only for 5 minutes on Manipur, and it was very generic. He praised the Home Minister for giving a 2-hour speech. What actually came out in the 2-hour speech? You had appointed an inquiry commission headed by a retired judge of the Guwahati High Court. It's 3 months now. Where is the preliminary report? So we know how the whole thing started and we can begin to repair things. And now, now there is a demand for a separate administration by the cookies. The cookies also should learn to be more sort of strategic and ask what do they mean by that separate administration, because it has to be in black and white. There has to be a paper presented on which they can negotiate. But you can't keep saying we want separate administration and the Meitei is saying no, you will not get it. There are so many problems in Manipur today that to even begin to attempt to reduce the number of contentious issues is itself a very big challenge. बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा पैट्रिशिया। जो स्थिति है वहां, जो पैट्रिशिया पॉइंट आउट कर रही है कि किसी भी तरीके से जो है कम से कम कुछ लोगों की जो उम्मीदें थी उन पे बिल्कुल पानी फेर दिया। कोई ऐसी बात नहीं करी जो जिससे जाहिर होता कि सरकार वाकई में चाहती है रिस्टोर करना नॉर्मल सी मणिपुर में। ना ही किसी इस बात का कोई जरा सा भी जिक्र नहीं करना। ये क्या दर्शाता है कि अभी भी उनको लगता है कि मणिपुर उनके लिए मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि वहां तो क्या है, कितनी सीटें हैं, क्योंकि सब कुछ सोच अगर सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित रहती है तो आदमी को लोगों का दुख, जो अपने देशवासी हैं उनका दुख दिखता नहीं है। शायद यही कारण है। और ये समीर, हम आपसे समझना चाहेंगे, आप वहां से बहुत क्लोजली होकर के आए हैं और देख कर के आए हैं लोगों की दुर्दशा, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री का ऐसा रुख क्या दर्शाता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। ये सॉल्यूशन, इनके पास सॉल्यूशन नहीं है क्या करना है। सो प्राइम मिनिस्टर का जो कल का स्पीच था, बेसिकली तो लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोल रहे हैं, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे आप तो गद्दी मतलब अभी नहीं संभला, आपका भी 9 साल हो गया। 9 साल में आप क्या किया उसका लेखा जोखा नहीं है। अभी 90 दिन का ऊपर हो गया, मणिपुर में ये क्राइसिस चल रहा है, आपका कोई रोड मैप नहीं है, आप कोई उसका कोई ठोस आप क्या कदम लेते हैं उसका कोई आप पार्लियामेंट को बताना जरूरी नहीं समझे। आप होम मिनिस्टर को प्रेस कर रहे थे होम मिनिस्टर का स्पीच के लिए,
होम मिनिस्टर अपना स्पीच में बताया कि इस वायलेंस के पीछे कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट और नार्को टेररिस्ट इन्वॉल्व है। अब कुकी ऑर्गेनाइजेशंस ने होम मिनिस्टर और स्पीकर को लेटर लिख के बताया, मेमोरेंडम दिया, एंड बर्मा का एक कुकी ऑर्गेनाइजेशन हैज रिटन टू द स्पीकर, जो कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट बोल के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एंड जो पत्रकार हम लोग, रवि जी है, पेट्रिशिया जी है, यहाँ हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट एंड आसपास का रीजन कवर करते हैं, हम लोग भी अभी तक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं सुना, कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट। हाँ, जो वहाँ जो कुकी मिलिटेंट ग्रुप है वो कुकी नेशनल आर्मी बर्मा है। तो होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में अगर होम मिनिस्टर के पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो होम मिनिस्टर शुड मेक इट ओपन टू द पब्लिक। ये कौन केडीएफ, और होम मिनिस्टर को अगर नहीं मालूम है समीर, अगर होम मिनिस्टर को नहीं पता है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसको साइड कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मजाक है, मजाक बना। ये तो उनके अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन आना चाहिए, और या तो अगर है तो ही शुड कम आउट एंड मेक इट पब्लिक, जो कौन है ये ऑर्गेनाइजेशन, कब फॉर्म हुआ एंड इसका क्या रोल है। एंड लॉ एंड ऑर्डर आफ्टर ऑल होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, एंड जो हिल एरिया है, होम मिनिस्टर खुद बताया कि हिल एरिया का लॉ एंड ऑर्डर हम देखेंगे, होम मिनिस्ट्री देखेंगे, एंड चीफ मिनिस्टर को बोला कि आप वैली संभालिए। अब वैली अगर हिल में अगर नया ये फ्रंट खड़ा हुआ है, नया फ्रंट आया है, तो ये कौन है आपका ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक वहाँ असम राइफल है, वो क्या क्या है, इसको रुकने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। आप जस्ट एक जेनेरिक स्टेटमेंट देते हो, हाइपोथेसिस ले आते हो, इसके बेसिस में प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। द प्रॉब्लम सॉल्व के लिए आपको एक रोड मैप चाहिए। रोड मैप क्या है, अभी तक ये भी क्लियर नहीं है जो किसका पास कौन कंट्रोल कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में फुल्ली कंट्रोल हो रहा है या सेंट्रल ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ऐसा स्थिति आ गया, असम राइफल और स्टेट पुलिस आपस में कॉन्फ्रंट कर रहे हैं। स्टेट पुलिस ने असम राइफल का अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च कर दिया है, एक बोलते हुए कि असम राइफल मिलिटेंट्स का तरफ सपोर्ट कर रहे हैं एंड इट्स क्रिएटिंग हिंड्रेंस इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। मतलब इतना सीरियस एलिगेशन होम मिनिस्टर का अंडर में आता है असम राइफल। तो इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो ये जो मणिपुर पुलिस ने जो एलिगेशन लगाया है, ये सच है या झूठ है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ये जो पेट्रिशिया जी ने सही बोला है, इस गवर्नमेंट सिर्फ रेटोरिक के ऊपर डिपेंड करता है। अभी उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट मतलब जोड़ दिया, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने इतना कुछ किया। रिसेंटली राज्यसभा में एक ये आया है, ये नीति आयोग का जो फिगर, पॉवर्टी इंडेक्स का फिगर दिया गया है, मणिपुर में 33 ऑड लाख पॉपुलेशन है, उसमें से 10 लाख का ऊपर पॉवर्टी इंडेक्स से नीचे है। तो ये तो है स्थिति इनका। आसाम इज वन ऑफ द टॉप पॉवर्टी में, 1 करोड़ का ऊपर पॉपुलेशन पॉवर्टी आसाम में बिलो पॉवर्टी लाइन में है, जहाँ का पॉपुलेशन 3 करोड़ का बीच में। तो ये तो स्थिति है। मुंह से बड़े बड़े बात, जो हम ये कर लिया वो कर लिया, और कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस तो कांग्रेस का फेलियर के लिए कांग्रेस को वोटेड आउट किया, बाहर कर दिया पब्लिक ने। आप 9 साल से, ये नहीं है कि आप पिछले महीने गद्दी संभाले हो, आपका 9 साल हो गया। 9 साल में क्या परफॉर्मेंस है? अपना परफॉर्मेंस का लेखा जोखा कुछ है नहीं, दूसरों के बारे में सिर्फ एक्यूजेशन, ब्लेम गेम। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। पेट्रिशिया जी ने जैसे बताया है, आज मणिपुर में एक ठोस कदम की जरूरत है। एंड लास्ट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 100 days, 100 odd days हो गया है, 102 days। हाँ 102 days। so we have not seen any concrete steps। इवन ये नया प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। अभी स्टेट पुलिस एंड असम राइफल के बीच में जो स्थिति उभर के आ रहा है, क्रिएटिंग मोर दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम। नागा एरियाज में अभी हम लोग हाल ही में देखा है, एक रैली निकाला गया है, वहाँ नागास हैव डिमांडेड जो उनका जो के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको सॉल्व किया जाए।
इमीडिएटली। तो नया नया फ्रंट खुल रहा है अभी, एंड दिस थिंग विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड अगर इसको इस तरह से करने दिया जाए। क्या कहता, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर इसी तरह एपैथी रही, इंडिफरेंस रहा, एक तो क्लियर कट इंडिफरेंस है कि रिंकू आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपको क्या लगता है कि वहां पे लोगों को क्या लग रहा है? बड़ी उम्मीदों के साथ कल लोग प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देख रहे होंगे, लेकिन उनको क्या मिला? Actually, when Prime Minister talk about Manipur at Parliament, you know, the streets of Impal is almost deserted because everyone was eager to listen what the Prime Minister talk about this. You know, since अच्छा, लोग टीवी में सब सुनना चाह रहे थे कि क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, बताइए। सब आदमी लोग टीवी का पास ही बैठा था क्योंकि वो लोग सुनना चाहता है प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेगा। You know, people has been expecting some words from the prime minister. Either it may very be natural. Yeah, and actually when it comes to the floor of the parliament, people are expecting something. There is a way forward, some kind of solution he would like to suggest to the people, a concrete step that is applicable here in the state of Manipur. Because at present, everyone knows here, and whatever the other day when the Home Minister talked about the situation here, those matter, you know, in your platform itself, many panelists, many well experts who knows about Northeast, who knows about Manipur have expressed their opinion, views, different views. And one among the views is almost similar to what the Home Minister had said, even though there are some factual errors, you know, some unclarity about just now a panelist have told that where people are confused when he told that there is a cookie democratic front of force like that, because we haven't heard anything like cookie democratic force. So it is the Chin Cookie Defense Force or the Cookie National Army B, which is operating in the other side of the Myanmar. So actually what happened is that when he talk about the root of this problem, the crux of this problem, somewhat there is some, you know, these are all opinions, but when he talk in the floor of the parliament, it comes clear to everyone that because everything what he talk in the parliament should be recorded. So when he said that it is well good, he is well informed, he knows everything. No, the reality is that when he talk about Manipur, he seems to know everything what is happening from day one till today. He never mentioned about how to solve this problem. Instead of that, आपको क्या लगता है रिंकू, आपको लगता है उनके पास सोल्यूशन ही नहीं है या इंडिफरेंट है? No, that is what I'm telling. He told that there is a buffer zone created to bring peace. What is the meaning of buffer zone inside the territory of Manipur? Buffer zone is only created in the international border when there is a conflict. Right. But what is the, you know, what does he mean when he said that buffer zone is created inside the territory of Manipur in between two communities? That doesn't, we don't see any solution being suggested by the Home Minister. मतलब आपको लगता है कि ये मतलब क्या आपको लगता है कि उनके ये अंदर ये सोच रहे हैं कि जो बोल रहे हैं उससे तो लगता है जैसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सिविल वॉर है वहां पर? No, when he told that the Kuki Naga का class जो है 1993 में, he told that it lasted for 1.5 years. He told that when there is a Kuki party class, it lasts more than 1 year. Every communal class here, he told in the parliament floor that it lasted more than a year. What is suggested by his word is that the violence happening here is going to last for another 1 or 2 years. That is what he is suggesting, I thought. हाँ, बिल्कुल। हम गौतम लहरी आपसे समझना चाहेंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर का जो एटीट्यूड है, इस तरीके का मतलब बार बार खाली हिस्ट्री में जाना, somehow the other कांग्रेस को उसके लिए ब्लेम करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से को शर्क अवे कर देना, इसके पीछे ये क्या दर्शाता है और ये इससे कितना बुरा इंपैक्ट पड़ा होगा वहां के लोगों में? धन्यवाद शरद जी। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री भाषण सुनने के बाद मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ा गया है। अब मुझे लग रहा है कि मणिपुर के लोगों का और भी ज्यादा बिगड़ रही है। सबसे पहली बात, ये प्रधानमंत्री अपना पद का गरिमा समझते नहीं है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है देश में? ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होता है। देश का नागरिक का जो समस्या है कहीं भी हो, इसका ऊपर संवेदनशीलता और नहीं दिखाता है। कोई भी घटना हो, आप सारे देखोगे जितना घटना हुई पिछले 2-3 महीने में,
एक वाक्य उन्होंने नहीं कहता है। वो कहता है कि कोई गोलगप्पा खा रहा है अम्बासडर, उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। इतना मैंने क्या बोले, शब्द बोलने के लिए मेरा शर्म आता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति को सब जनता ने चुना है। ये चुनाव जीतने के लिए 100 बार मणिपुर जाएंगे, 100 बार नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, लेकिन मणिपुर का जो समस्या है वो समाधान करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि काल का भाषण में सबसे बड़ी बात मेरे को जो लगा, वो कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर समाधान कर रहा है। तो एक तरफ से वो राज्य सरकार को क्लीन चिट दे दिया। इतना दिन से जो राज्य सरकार के बारे में मणिपुर का लोग, उनका बाहर का लोग, बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़िए, सभी जो बोल रहे हैं, इसके ऊपर सचमुच लगा कि राहुल गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज करेक्ट कि ये तो देश विरोधी सरकार है। अब सारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर दिया है। अब इसके ऊपर जिक्र कर रहे हैं कहां से रेल लाइन हुआ, कहां से कुछ हुआ। अगर शांति नहीं बहाल होगा तो आपका कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं होगा। आपका जो लॉन्ग प्लान है, बहुत सारे, आप चाइना का साथ BRI प्रोजेक्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरा कनेक्टिविटी करके एशियन हाईवे, एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, ये होगा कैसे? ना तो आप म्यांमार सरकार के ऑलमोस्ट घुटने टेके हो, आप जुंटा सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हो कुछ। अब दूसरी बात, एक तरफ का जो लोग जुंटा सरकार उनका जनता के ऊपर जो कर रहे हैं, वो लोग शरण लेने के लिए आ रहे हैं, इसके ऊपर अब आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि इसके मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ ना सारे दृष्टि भारत को देखते हैं कि आपने एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी और उसके साथ नॉर्थ इंडियन, खास तौर पे ये पार्टी सचमुच कहा जाता था एक जमाना में नॉर्थ इंडिया का पार्टी है, ये भारत का पार्टी है नहीं, ये भारतवर्ष का समझता नहीं है। ये साबित हो चुका है कि इन्होंने मणिपुर सरकार को, चीफ मिनिस्टर को जैसे क्लीन चिट दिया कल, ये क्लीन चिट के बाद मणिपुर में संघर्ष और बढ़ेगा और डिस्टेबलाइज होगा। ये प्रधानमंत्री जख्म में मलम लगाने के बजाय जख्म बढ़ाया है। ये मैं उनका तो एक शब्द बोलना चाहिए था कि अभी अमित शाह डिफेंड कर रहे हैं, क्या डिफेंड कर रहे हैं? उनका पुलिस के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट पुलिस, ये केंद्र राज्य मिलकर ये हो रहा है कि संघर्ष। प्रधानमंत्री ने जो कहा केंद्र राज्य मिलकर समाधान कर रहा है, केंद्र राज्य मिलकर तो संघर्ष कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल, तो ये कौन सी, मैंने तो अद्भुत लगा कि सबसे बड़ी खराब लगा, संवेदना तक नहीं बल जताया। इतना लोग वहां पे जीवन खोए हैं, अभी भी लोग रिलीफ शिविर पे है। बाकी उसका जो कि जब पैट्रिशिया ने कहा, उनका ग्राउंड रियलिटी, जिसमें और भी लोग कहा नॉर्थ ईस्ट की, जैसे वहां पे खाने का सामान नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है। आप इस जगह पे ऊपर आप बोल रहे हो कि कांग्रेस एयरपोर्ट से बम करते हैं, हम तो वैक्सीन भेजते हैं, लेकिन आप देश का जनता के ऊपर क्या वैक्सीन भेजा? अब देश का जनता जो पीड़ित है उसके लिए कौन सा एयरपोर्ट, कौन सा मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कौन सा हेलीकॉप्टर आपने भेजा है मणिपुर में? आज तक भेजा है? आपने भेजा है, जो भेजा है सेना को भेजा है, और दूसरी कारण वो संघर्ष बढ़ाने के लिए भेजा है। बहुत ही दुख की बात है। अगर बाकी देश सचमुच मणिपुर में जो कर रहा है सरकार, ये सचमुच कह सकता हूं कि जो कहा है पार्लियामेंट में कि भारत माता का हत्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि भारत माता ऐसे नहीं है। और शायद ये जनता बाकी समझे तो सभी अच्छा होगा, नहीं तो फिर मणिपुर में लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएंगे, फिर वही कहेंगे बात, फिर शायद हो सकता है कि लोग फिर भ्रमित हो, जिस कारण से वो फिर भी वोट दे देंगे। ये आपका जो समस्या है, वो समस्या का समाधान ये सरकार नहीं कर रहे, करने का तो इच्छा नहीं है। मेरे कहना का मतलब है इच्छा नहीं है करने का, क्योंकि ये समझते नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी समझते नहीं है, भारत को समझता नहीं है, सिर्फ हिंदी हार्टलैंड के थ्रू भारत को देखते हैं। क्या आपको लगता है नहीं हिंदी हार्टलैंड और हिंदू हार्टलैंड का जो प्रॉब्लम है, क्या वो भी एक कारण यहाँ पर है? क्योंकि यहाँ पर जो इनको सूट करता है, जिस तरह और स्टेट्स में दूसरे तरह का कम्युनल डिवाइड है, यहाँ पे भी क्रिश्चियंस पॉपुलेशन है, तो क्या ये सोचते हुए, बिकॉज उसका रिपल इफेक्ट आसपास की स्टेट्स में भी होता है, तो क्या ये जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है वो भी बैक ऑफ द माइंड में है, जिसकी वजह से बिल्कुल इनसेंसिटिव हो गए, संवेदनशीलता दिख ही नहीं रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सरकार अभी तक जो किया है, एक कम्युनिटी के ऊपर आस्था जाता है जो वहां का मेजोरिटी कम्युनिटी है। ये मेजोरिटेरियन बहुसंख्यकवाद जिसको कहा जाता है, ये बहुसंख्यकवाद की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं।
लेकिन बाकी जगह पे जो क्रिश्चियन जो पॉपुलेशन है वहां का बहुसंख्यक होने के बावजूद उसके ऊपर नहीं देखते हैं, इसलिए कि उसका आइडियोलॉजी से वो अलग है। क्योंकि ये तो देश में माइनॉरिटी कॉन्सेप्ट कोई मानता नहीं है ना, ये मानते हैं देश में कोई माइनॉरिटी नहीं है। आरएसएस का पॉपुलर थ्योरी इज देयर इज नो माइनॉरिटी, एवरीवन इज ए हिंदुस्तान, ये कहता है आरएसएस। तो इसी आइडियोलॉजी के कारण उसके साथ भी डेफिनेटली वो क्रिश्चियन का समस्या है। आज इनका तो अभी तो साबित हो चुका है कि शायद मणिपुर पहाड़ से कुकीज को किसी कहाँ भेजेंगे मुझे पता नहीं है, मुस्लिम होता तो पाकिस्तान भेज सकते थे, ये कहाँ भेजेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कब्जा करना चाहते हैं। और वहां के जो कथित जो रिपोर्ट बहुत आए हैं नेशनल जो सर्वे में कि बहुत सारे प्रीसियस मेटल मिल सकता है, ये अपना पूंजीपति दोस्त पूंजीपति को जो डूब रहे हैं उसको बचाने के लिए दे सकते हैं, इसी के कारण ही कर रहा है। हाँ, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं। लेकिन रविशंकर, ये बताइए कि कैसे आपने क्या कभी कंसीव किया होगा कि देश का प्रधानमंत्री एक किसी स्टेट को अपना मतलब उसके साथ उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। एक प्रधानमंत्री के साथ उम्मीद की जाती है कि वो हर हिस्से के देश के हर हिस्से को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको बराबरी से डील करे। क्या आपको लगता है कहीं और इस तरीके की स्थिति होती जो मणिपुर में हुई, जिस तरह महिलाओं के साथ खुलेआम दुराचार हुआ, जिस तरह 150 लोग लगभग या 150 से ज्यादा लोग मार दिए गए, हजारों लोगों के घर चले गए, 200 चर्चेज तोड़ दिए गए, तो कोई अगर कहीं और इस तरीके की स्थिति होती या मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ हुआ होता तो क्या यही एटीट्यूड होता प्रधानमंत्री का? कभी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बाकी लोग म्यूट कर लें तो अच्छा है। एक चीज तो बता दूं, मेरा स्टेशन गुवाहाटी है, नहीं तो पेट्रिशिया जी मुझे शिलोंग में खोजेंगे कि ये रवि किधर बैठा हुआ है। आई एम सॉरी, नहीं दैट वाज माय फॉल्ट, मेरा गलती है। तो दूसरी बात ये है कि आपने जो बात कही वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट को और खास करके मणिपुर के मामले को बिल्कुल चलताऊ ढंग से निपटाया जा रहा। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रणनीति है, एक रणनीति के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं कि उधर कुकी मिलिटेंट जो है, जो आर्म्स उन लोगों को लेकर आ रहे हैं और जो कुकी सिविलियन को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी ओर अगर आर्म्स की कमी है तो पुलिस के आर्म्स को लूटे जा रहे हैं। मैतेई इलाके में आप देखिए कि आर्म्स को लूटा गया है, कई जगहों पर पुलिस के आर्म्स को लूटा क्या गया है, माने इनडायरेक्टली वो ये है कि आप आर्म्स लो, आप आर्म्स यूज करो, क्योंकि जब सिक्योरिटी फोर्सेस आर्म्स यूज करेगी लोग मरेंगे तो उसमें एक दूसरा ह्यूमन राइट का सवाल होगा और फिर लीगल क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जब सिविलियन वार होगा और उसमें जब लोग मरेंगे तो फिर स्थिति दूसरी बनती है। आप बोल रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, आज के समय में आप क्या जांच करेंगे, किससे मिलेंगे, किससे बयान लेंगे? वो आदमी उस स्थिति में है ही नहीं, वो अपने स्टेशन में नहीं है, वो जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा। तो अभी आप क्या किस तरह की जांच करेंगे और उस जांच का कोई मतलब नहीं है। मुझे जो बार बार लग रहा है कि ये निश्चित रूप से जो एक बड़ा राज्य होता है जहां पर लोकसभा के ज्यादा सीट होते, वहां पर फिर सत्ता पक्ष जो है अपने फायदे के तहत इन सारी चीजों को देखता है, इसमें दो राय नहीं है। चूंकि मणिपुर में सिर्फ 2 सीट है और पूरे पूर्वोत्तर को अगर आप मिला दें तो 25 सीट है, असम में 14 सीट है, बाकी राज्यों में 2 सीट है या सिंगल सीट, तो उससे कोई बहुत लोकसभा पर उसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुकियों के बारे में जिस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा वायरल किए जा रहे हैं, और एक क्लास की तरफ से हम लोगों के पास भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह की हिंसा फैला रहे हैं ये लोग, और इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि ये लोग मारे जाते हैं। इस तरह के भी वीडियो वायरल हुए हैं कि अगर वो मारे जा रहे हैं तो देश के लिए अच्छा ही है। इसके पीछे ये कौन सी सोच है, कौन लोग इस तरह की चीजों को फैला रहे हैं? पहली बात तो ये थी कि लाख ये लोग बोले, मैतेई भी उतना ही परेशान है, उतना ही त्रस्त है जितना कुकी भी है। तो एक चीज तो ये फैलाया जा रहा है कि कुकी की तरफ से कि कुकी बहुत ज्यादा परेशान है, उनको तैराक, या कुकी मैतेई पर हमले कर रहे हैं।
आग दोनों तरफ से लगी हुई है और दोनों तरफ लोग परेशान हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बंटवारे की जो रणनीति चल रही है या जो राजनीति चल रही है मणिपुर को डिवाइड करने की, इस बात को मणिपुर, और जैसा कि पैट्रिसिया जी ने कहा कि ये अलग एडमिनिस्ट्रेशन का अभी सवाल कहाँ, ये सब जो ऐसे मुद्दे हैं इससे और दूरी को बढ़ाने की बात होती है और ऐसे मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट ये लोग कर रहे हैं ताकि मैतेई वर्सेस कुकी का जो वार है वह और बढ़ता रहे, कंटिन्यू रहे। और एक पर्टिकुलर, जैसा कि आपने भी कहा कि बीरेन सिंह को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई है वहां पर इस पूरे मामले में। बीरेन सिंह जो जैसे कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप अपने बचाव में कह रहे हैं कि वहां 355 है, वहां पर सिक्योरिटी एडवाइजर को भेजा गया है, सिक्योरिटी मैटर वो देख रहा है। तो एक माने एक बिल्कुल बड़ी अजीब तरह का वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन है कि फाइनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, किससे सीधी बात की जाए, स्ट्रेटेजी को कौन हैंडल कर रहा है। अब समीर ने जैसा कहा कि और वो बहुत खतरनाक स्थिति है असम राइफल्स और असम पुलिस के बीच में, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट है, एफआईआर तक की बात है। असम राइफल्स असम पुलिस मणिपुर पुलिस को एक स्थिति से आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो मणिपुर पुलिस के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो यह जो स्थिति है आप समझिए कितनी खतरनाक स्थिति है। और असम राइफल्स के बारे में बहुत तरह के एलिगेशन भी आ रहे हैं, उनको प्रो कुकी भी कहा जा रहा है और मणिपुर पुलिस को प्रो मैतेई कहा जा रहा है। तो जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच भी इस तरह की चीजें हों तो वहां पर निश्चित रूप से आप आर्मी या न्यूट्रल फोर्स को वहां पर तैनात करें। और सबसे खास बात यह है कि आप एक्शन लेने का समय है। इलीगल आर्म्स जब तक आप नहीं पकड़ेंगे और जो इलीगल आर्म्स के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाएंगे, हर क्षेत्र में, पूरे मणिपुर की बात कर रहा हूं, तो आप वायलेंस को कैसे कंट्रोल करेंगे। कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो जीरो लाइन के जो लोग हैं, जो सीमावर्ती, जो पहाड़ और घाटी के पास फंसे हुए मैतेई लोग हैं, वो रात भर जगकर अपने गांव की रक्षा करते हैं। उसी तरह से कुकी करते हैं, कुकी पहाड़ से गोली बरसा रहे हैं, ये इधर से उन पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जांच कौन करेगा और जांच कैसे हो, सवाल यह है अभी। इसीलिए अभी किसी इंक्वायरी और इन सारी चीजों का मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत जेन्युइन स्थिति तक पहुंच जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी उनको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो कंसर्न ये होना चाहिए कि हम कैसे इस वायलेंस को रोकें और ये आखिर क्या चीज है। जब ये भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने अच्छे पंजाब जैसे सिचुएशन को टैकल किया है, बिल्कुल। और तो ऐसा क्या है कि मणिपुर में इतने दिनों तक वायलेंस चलती रही और लोग एक दूसरे के इलाके में घुस के मार रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वहां पर ओमेन मेरा पैबी जो है वो जगह जगह पर वो ब्लॉकेट कर रही है, लेकिन उससे भी निपटना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। वो भी सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर आप कर, लेकिन सवाल यह है कि आपकी नीयत क्या है, नीयत आप क्या चाहते हैं। क्या मणिपुर को एक नॉर्थ ईस्ट का लैब बनाना चाहते हैं, उसके परिणाम देखना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप, लेकिन ये जो लोग ये समझ रहे हैं कि इससे सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट का एक बार फिर से बिगड़ जाएगा, जो एक लंबे अरसे के बाद नॉर्थ ईस्ट हिंसा और उग्रवाद की चपेट से बाहर निकला है। मिजोरम में आप सिचुएशन देखिए, मिजोरम और मणिपुर के बीच किस तरह के रिलेशन हो रहे हैं। नागा इलाके में अगर एक छोटी सी भी घटना घट गई, इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, तो पूरा नागालैंड आग उगलने लगेगा और फिर सिचुएशन बहुत ही बुरा होगा। नागा पीस एकॉर्ड का क्या हुआ, इतने दिनों से चल रहा मामला चल रहा, आखिर उस पीस एकॉर्ड का समाधान कब आएगा, कब उस पर समझौता होगा, कब तक लोग। तो इस तरह की जो चीजें छोटी छोटी, जो अगर कहीं तनाव, देखिए किरासन तेल या पेट्रोल से भीगा हुआ है इलाका, एक छोटी सी चिंगारी अगर जलेगी तो वो आग बहुत तेजी से फैलेगी। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि आप मणिपुर को बहुत पसंद करते हैं, मणिपुर आपके दिल में रहता है। आपने नॉर्थ ईस्ट को की दूरी कम करने का दावा किया है, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आप नॉर्थ ईस्ट को टैकल नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों, भले ही उनकी आबादी कम है, बहुत स्वाभिमानी, घमंडी नहीं है, स्वाभिमानी है, आत्मसम्मानी है, और वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो जान दे देंगे
आप पूरे नॉर्थ ईस्ट का इतिहास, आजादी के पहले का इतिहास उल्टा कर देख लीजिए। एक उलूपी जो अर्जुन से प्रेम विवाह करती है, और वही अर्जुन जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर मणिपुर में आता है, तो चित्रांगदा के पुत्र बब्रू वाहन को वही उलूपी कहती है कि ये अभी तुम्हारा पिता नहीं है, ये अश्वमेध का घोड़ा लेकर हमारे स्वाभिमान पर कब्जा करने आया है, इसलिए बब्रू वाहन अर्जुन से युद्ध करो, हमें अपने। तो ये कैरेक्टर रहा है नॉर्थ ईस्ट का। हम प्यार करते हैं, हम सहजीवन में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारी जो स्वायत्तता है उस पर हम हमला नहीं होने देंगे। हम अपनी स्वायत्तता के लिए जान दे देंगे। हमें विकास चाहिए, हम बेहतर जिंदगी चाहते हैं, लेकिन हमें हमारी स्वायत्तता, हमारे स्वाभिमान का आप सम्मान करें। इस भावना से आपको नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का समाधान करना हो। ये बात पैट्रिशिया, ये सारी बातें जो रविशंकर ने बड़े अच्छे से डिटेल में बताई, जो फीलिंग है ऑफ द पीपल, वो हमारे आपके समझ में आती है। जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सब ये इस बात की बात कर रहे हैं कि सेंसिटिविटी होना चाहिए, और उसकी बहुत कमी दिखती है। बट ये क्या कारण है कि प्रधानमंत्री में ये सेंसिटिविटी नहीं है? वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं या अंडरस्टैंड करना नहीं चाहते? नहीं, वो बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता है, because he calls the northeastern states Ashtalakshmi, and he makes all these pronouncements only during election times. If there was election in any of the states, Prime Minister would have come. He came so many times to Meghalaya when we were going to the elections in March. But because there are no elections forthcoming except Mizoram, perhaps sometimes in December, so he doesn't feel the need to come here. Now he'll go to Rajasthan, he'll go to Chhattisgarh, he'll go to all the election places. So that is point number one. Prime Minister says one thing, but I think it does not remain in his memory for too long. तो आशा लक्ष्मी को भूल गया वो, इतना वो जो हो रहा है यहाँ में, so much हिस्सा, so much killing, he hasn't responded. If he had some feeling, especially after seeing that viral video, he should have immediately appealed, made an appeal through the media, through any means. But nothing, he didn't even mention in Man Ki Baat, by the way. So never. Now I want to ask a few questions, Please. The questions that will be coming in the near future is, who will control the extremist groups that have come openly now into the open and are supported by no less a person than Chief Minister Biren Singh? The two extremist groups. Who will put them back into the bottle? And also in the hills, all those extremist groups have had to come. They claim that they are there to defend their people. So everyone is defending the people, but using their own means. And violence as a means to an end is never a good thing. Then the other point is, there are so many arms floating around. Recently in one panel discussion, retired General Himalaya Singh said, any society that has so many weapons will be a violent society. Imagine over 4,000 sophisticated weapons looted. Or allowed to be looted. Then 6 lakhs rounds of ammunition. That is a huge number of, killing instruments that are floating around. Then why make an appeal to return those? This is a crime they have committed. So you're appealing to people, appealing to them, and then you just sort of allowing them to get away without taking any action. Then instead of seizing and taking action, instead of seizing those weapons and taking action against those people who have looted the weapons. No, they were only, requesting them. Imagine the situation. Then somebody spoke about 355. 355 तो हुआ ही नहीं वहां में. अगर 355 होता, then law and order would have gone to the center, not to the state government anymore. 355 is a natural consequence of 356. It didn't happen. It was only pronounced, but it was never, the law and order was still in the hands of the state government. So
I don't know what the center is playing around. It's just playing around with words. Then at the moment, look at the trouble that the Kuki-Zo community are facing. If they want to get out of Manipur to go out anywhere, they have to take the road from Churachandpur to Aizawl, 328 odd kilometers, very bad roads, and take a flight from Aizawl. They dare not come to Imphal Valley. Rinku, please correct me if I'm wrong, but this is what we have seen happening. All the flights are coming from Aizawl. I mean, everyone who needs to come even to Meghalaya comes via Aizawl. How can such a situation be controlled? And then somebody said that this violence between this group and that group took 103 years or 2 years. Is this what the country wants? That violence should continue for so long? How can it be? I mean, I cannot understand the country anymore, to tell you the truth. And you can imagine then what the ordinary people are feeling. Even I, as somebody who is more informed, I really don't understand the responses of this country to what is happening in Manipur. Right. Very well said. And Rinku, अब टाइम कम है. समीर और रिंकू, पहले रिंकू आप जो पैट्रिशिया कह रही हैं, you agree with that? Yeah, definitely. A time of war, it's a war-like situation here. And saying so, I don't agree that this is a Hindu versus Christian. This is purely a Meitei versus Kuki. And the divisive. क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन बन जाए, जिस तरह से चर्चेस टारगेट करेंगे? मुद्दा है ये, तो उन लोग का इलेक्शन ये 2024 में आने वाला है, इसका मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहा है. लेकिन that type of attempt will never be successful here, because everyone knows, and almost all the people now have understand that here, what is happening here in the state of Manipur is not between the Christian. It is not related with religion issue. It is purely related with some other things which everyone understand. And situation has been escalated that Madam has rightly pointed out that the Kuki people cannot enter the Meitei area. Even the Meitei people cannot enter the Kuki area. There is a reality here, and it has been so long that. It's over 100 days. And in crisis, what happens is that during crisis, it happens in all the places. Even if it is Hindu versus Muslim, then the Hindu cannot enter the Muslim area. The Muslim cannot enter in the Hindu area. That is what is happening in the, we have been seeing this kind of thing. So actually, it should not last this long. It should not last this 102 days. It should have been completed within a weekdays, or there should have been some solution finding there. Instead of finding a solution, instead of talking with the two warring group, nothing has been done. They are trying to separate these two community more and more. You will be surprised when I tell you that those government employees who have been posted at a Kuki-dominated area, government has started pulling them out. Started reposting them somewhere in the Meitei community area. What is this? This is, those in the Meitei area, they have exported them to the Kuki-dominated area. This is about the government employee. And when you talk about the Assam Rifles and the Manipur police being not coordinated, what actually happened is that Mr. Kuldeep Singh, who has been appointed by the center as the security advisor to the chief minister, is the convener of the joint body of this all security forces agency. So he is the one who should advise this. And there has been incident of Manipur police, firing towards the army trooper. There has been incident. Why that happened? Is there no communication between them? What is the Mr. Kuldeep Singh doing? Is he pouring fuel to this so that the anger become escalated here? Is that what I am trying to bring here is that Assam Rifle is under Home Ministry. Everyone knows that, and the state police is under the state government. However, both the Assam Rifle and the state security forces are being coordinated by this Mr. Kuldeep Singh, who is appointed by the center. So when there is a clash between two security groups, which comes under same person, then what does it mean?
Is there a hidden हाँ, और agenda? वो दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हीं की है और अब जो असम राइफल स्टेट असेंबली गवर्नमेंट की है और वो आपस में क्लैश कर रहे हैं और उसके लिए कोई बात नहीं होती है। या यही तो है। सो अगर ऐसा होता है तो उसका पीछे में जो एजेंडा है क्या है? आर दे ट्राइंग टू एंड दिस, ब्रिंग conclusion to this communal class, and they haven't talked with these two group in one platform. They talk it separately. What does they talk with them? What does they talk with another community? People don't understand. And one thing I would like to remind here is that when the central government really want to end this, there has been an incident 1 or 2 days back. The ITLF, which is spearheading this violence in the Kuki community, they met the Home Minister regarding in connection with the burial site. The Home Minister told this group not to change their location for the earlier plan. They didn't. Home Minister advised them to change this location, and this ITLF agreed. They agreed. They said that we'll find another place for burial places. So what does it mean? When the Home Minister says something, this ITLF body, they agree. When the Home Minister says something to the state government, the state government agree. So if they can control that, why cannot they control this violence happening? Right. So बिल्कुल आपने ठीक बिल्कुल ठीक बोला रिंकू आपने। या प्लीज। वेल सेड समीर, ये जो बात करी एजेंडा, आपको क्या लगता है कि एजेंडा क्या है फिर इस रूलिंग पार्टी का? ब्रीफली, अब जरा टाइम कम है, अभी बस गौतम भाई के पास जाना है। देखिए, रूलिंग पार्टी का ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन करने का तो एक एजेंडा था शुरुआत में। देयर इज नो डिनाइंग, मणिपुर में आरएसएस और बीएचपी की जो काफ़ी दिन से ये एक हिंदूआइजेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे रिंकू जी ने बताया कि ये नॉर्थ ईस्टर्न जो सोसाइटी है, वहाँ अनलाइक नॉर्थ इंडिया, रिलीजन डजंट कम फर्स्ट, वहाँ एथनिसिटी कम्स फर्स्ट। सो तो जस्ट 3-4 महीने पहले रामानंदा एक पास्टर है, क्रिश्चियन पास्टर है, उनका एक कमेंट को लेके काफी बातचीत, काफी वहाँ हवा गर्म हुई थी, माहौल गर्म हुई थी। लेकिन बट ये मतलब एक बड़ा आकार नहीं लिया, क्योंकि मैती कम्युनिटी अपना आपस में ये डिवीजन नहीं चाहते हैं, हिंदू क्रिश्चियन इस डिवीजन। तो इनका जो ये गेम प्लान है, गेम प्लान यहाँ मतलब मैती कम्युनिटी के साथ ये सूट नहीं हुआ। तो इसलिए आप देखेंगे ये हिंदू और क्रिश्चियन इशू में ये फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं। आरएसएस शुरुआत में आरएसएस अपना माउथ पीस ऑर्गेनाइजर में काफी लेख लिखे हैं इसको क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू क्लैश पोर्ट्रे करके। उसके बाद कुछ बीजेपी लीडरों के बयान भी आए हैं, उन्होंने इसको हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन पोर्ट्रे करने की कोशिश। उसके बाद इन्होंने बैक ट्रैक किया, जब देखा कि ये खेल बिगाड़ जा सकता है उनके लिए इवन मैती एरियाज में। इनका जो वोट बैंक है, एक लास्ट इलेक्शन में देखा गया है कि कुकी एरियाज में भी 10 सीट में 7 सीट उन्होंने ही जीता है। तो इन्होंने देखा ये ज्यादा अगर इसको क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू करते जाएंगे, जो इनरोड थोड़ा बहुत भी उनका नॉर्थ ईस्ट में हुआ है वो बिल्कुल ही फिर रिवर्स हो जाएंगे। तो इसको लेके काफी कंफ्यूजन है। ये तो चाहते हैं, क्योंकि अगर ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन करे तो इसको 2024 इलेक्शन में जो सो कॉल्ड मेनलैंड इंडिया है वहां में ये दिखाएंगे, जो देखिए क्रिश्चियन फिर हिंदू खतरे में है। तो ये कोशिश है, लेकिन इसके उसका इफेक्ट आसपास की स्टेट्स में भी होता होगा, खाली ये मणिपुर से नहीं रहेगा, आसपास भी जाएगा उसका इम्पैक्ट। पैरेलली जो नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने कैलकुलेशन किया, लेकिन इसका जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में इसका रिवर्स इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए इसमें दुविधा है, इसमें कंफ्यूजन है उनमें। तो कभी ये चाहते हैं इसको हिंदू मुस्लिम करे, फिर नेक्स्ट टाइम में इन्होंने स्टेटमेंट देते हैं ये नहीं इट्स एन एथनिक क्लैश। और रिंकू जी ने एक बताया कि ग्रुप के बीच में टॉक्स कराना। देखिए, अभी इनको अलग कुकी और मैती ग्रुप के बीच में तो छोड़ ही दीजिए, इनका एमएलएस जो है, कुकी एमएलएस एंड मैती एमएलएस, इनका लेजिस्लेटर पार्टी का एक मीटिंग नहीं करा पा रहे हैं। ये बीजेपी लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप, नड्डा जी को तो चाहिए जो यू कॉल देम,
all the BJP legislature party leader in Delhi, tell them to sit together and sort the problem. Right. 50% of this problem is political problem, the ego clash of political leadership. So let them sit together and sort it out among themselves first. तो फर्स्ट स्टेप तो वहां से बीजेपी अपना घर से शुरू करना चाहिए. उस डायरेक्शन में कोई भी इनिशिएटिव नहीं दिखता है. एंड आपने बिल्कुल बात सही कह दी कि कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं दिखता है कुछ भी. गौतम लहरी, आपको दिखता है कोई होप है आपको फाइनल? राइट, बिल्कुल. आपको कोई होप लगता है, कोई सोल्यूशन आपको दिखता है, कोई होप दिखता है कि नहीं? उसमें मैं आता हूँ. मेरा छोटे छोटे 3 पॉइंट है. पहली पॉइंट तो ये है, मणिपुर में जो एक्ट, जो जज जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने किया था, उसका जजमेंट आने के बाद से एक उन्होंने इंडिकेट किया था. लेकिन वो तो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, लेकिन जो फुल फ्लेज्ड जस्टिस, चीफ जस्टिस वहां पे अपॉइंट हुआ है अब तक? क्योंकि मैंने सुना कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते हैं कि जो नया चीफ जस्टिस आएंगे, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस वही जिन्होंने जो भावनात्मक जो जिसके ये बड़ा है, उसका तो एक कारण था. ये प्रधानमंत्री का मुंह से आया है कि जज का रिपोर्ट, जज का जजमेंट का. दूसरी बात यह है, आप जो कहा कल प्रधानमंत्री 3 महिला के ऊपर अत्याचार जो हुआ है उसको न्याय मिलेगा. कैसे न्याय मिलेगा? आप बिल्कुल मानसा रेपिस्ट को आप रिहा कर रहे हो, आपका महिला पालो, आप देश के लिए पदक लाते हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कर बोलते हो, क्योंकि जिन्होंने किया है वो आपका पार्टी का बड़ा बाहुबली नेता है. तो इसके लिए मणिपुर के लिए उन्होंने कुछ महिला को न्याय दिला पाएंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं है. क्योंकि अगर उसका पार्टी के साथ जुड़ा हुआ कोई ना हो तो उसके खिलाफ नहीं. मणिपुर में तो ये बात तो है कि जो बीजेपी का एमएलए मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री से, मिले ही नहीं, टाइम ही नहीं दिया. अपना पार्टी का एमएलए को टाइम नहीं दिया. मैं कहता हूं कि मणिपुर इज ए क्लियर कट इंडिकेशन दैट दिस गवर्नमेंट इज इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग इंडिया. अगला लोकसभा चुनाव में रेफरेंडम होना चाहिए कि इस तरह का लोग सिर्फ ध्रुवीकरण से वोट जीत पाएगा तो देश का कैसा होगा. जो मणिपुर हुआ सारा देश में फैल सकता है. एक रेफरेंडम होना चाहिए वेदर दिस पार्टी इज कैपेबल ऑफ गवर्निंग ए मल्टी डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया. ये भारत का जनता को अभी सोचने का समय आ चुका है. ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया, बिल्कुल अच्छे से आपने समाप्त कर दिया कि क्या ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या ये पार्टी, सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता के नशे में ही दिखती है हमेशा और सिर्फ चुनाव से चुनाव तक अपने आप को एक्टिव दिखलाती है, क्या इसके एजेंडा में देश को की गवर्नेंस नाम की चीज है, ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस, या ये इनकेपेबल है? जो मल्टी डायमेंशनल कंट्री है, जो जहां पे तमाम लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग सोसाइटीज हैं, क्या ये पार्टी जो सिर्फ एक तरफ फोकस्ड है और जिसका उद्देश्य सिर्फ एक धर्म के नाम पे इलेक्शन जीतने का है, क्या वो इस देश को गवर्न कर सकती है? और एक छोटी सी स्टेट मणिपुर जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है क्योंकि चारों तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं और चाइना जैसा दुश्मन वहां बगल में बैठा हुआ है, अगर उसकी इन्हें फिक्र नहीं है तो इन्हें किसकी फिक्र होगी? ये चिंता का विषय है. आज के लिए इतना ही. आप सबका इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.